मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम जो संस्कृत का पाठ है क्लास 10th का, उसका हम लोग पूरा अर्थ स्पष्ट व्याख्या सारा चीज समझ गए थे। एक एक शब्द का हिंदी मतलब भी हम लोग जाने थे। इस वीडियो में दोस्तों उसी पाठ का पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज करने वाले हैं। और यहां पर आपको लगभग 35 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। लगभग 35 मतलब 30 से 35 क्वेश्चन तो होगा ही, ठीक है, जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत सारा सब्जेक्टिव होगा। दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्सचेंज यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को टच करने वाले हैं। जैसे पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं उसका उल्लेख करें, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, वो टॉपिक क्लियर करेंगे। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है ये चीज को हम लोग जानेंगे। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पटना की स्थिति कैसी थी, पाटलिपुत्र नगर कैसा था, पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौन सा है, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। राजशेखर पटना के संबंध में क्या लिखे हैं वो चीज जानेंगे। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा संबंध में लेखक के क्या क्या विचार हैं वो समझेंगे। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था वो जानेंगे। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है वो चीज समझेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का 5 वाक्यों में उत्तर दे, कैसे दे सकते हैं ये पूरे पाठ का 5 वाक्यों में वो देंगे। और पाटलिपुत्र नगर के वैभव के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पूरा का पूरा ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे और ऑब्जेक्टिव का तो भरमार लगा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था, तो इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अब दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पाटल पुष्प की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो मतलब इसके आधार पर कौन सा नाम है, तो आपको बता दें पटना का पुष्पपुर नाम है। क्या है? पुष्पपुर। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो आपको हम बता दें कि गुप्त वंश के काल में यह महोत्सव मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो आपको हम बता दें कि ये मध्यकाल के क्षेत्र में, जब मध्यकाल का समय चल रहा था उस समय प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो जो पटना का इतिहास है लगभग 2500 वर्ष मतलब 2500 साल पहले पुराना है, ठीक है। उसके बाद है कूटनिम्ताक्ष के कवि कौन है, तो यहां पर जो है वो दामोदर गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनान का राजदूत कौन था, तो वो था मेगास्थनीज। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो वो है हमारा काव्य मीमांसा, जो राजशेखर की रचना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। पटना की पालिका देवी कौन है, तो पटना की जो पालिका देवी है वो पटन देवी के नाम से विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है, तो यहां पर दोस्तों है हमारा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन कि परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि वैरेन वैरस्य समनम असंभवम यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है दोस्तों महात्मा बुद्ध का है। अगला क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की जो व्यवस्था थी वो उत्कृष्ट थी मतलब अच्छी थी, वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सिख के 10वें गुरु कौन है, सिख के 10वें गुरु कौन है, तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो वो है बिहार की। उसके बाद है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो हमारा
पटना का किया गया है। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो वो जो किए हैं कूटनीमताक्ष जो काव्य है इसकी रचना किए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा लगभग 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है, इसमें से पक्का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, वो है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, कहां से आया, वो समझते हैं। पाटलिपुत्र शब्द गुलाब के फूलों का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका में वर्णित है। मतलब पुतलिका एक काव्य है और उसमें क्या है, वर्णित है। पाटलीग्राम, पटना का पुराना नाम पाटलीग्राम था, पाटलिपुत्र के पहले, और पाटलीग्राम को ही आगे चलकर पाटलिपुत्र का मतलब संज्ञा दे दिया गया और पाटलिपुत्र नाम रख दिया गया। हमारे बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों एवं पुराणों में इसको अलग नामों से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को बहुत जगह इसको पुष्पपुर के नाम से यह विख्यात है और कुसुमपुर के नाम से विख्यात है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है, तो कहां से बना है, तो ये जो है ये पुष्प मतलब कि गुलाब के फूल का आश्रय लेकर ये बना है, ठीक है। और पुराना नाम इसका पाटलीग्राम था, बाद में चलकर इसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया गया। और बहुत सारे जगह इसको क्या किया जाता है, इसको कुसुमपुर, मतलब इसका जो सबसे पुराना संस्कृत के ग्रंथ और पुराणों में इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से भी विख्यात है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पटना के मुख्य दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं। पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थल बहुत सारे हैं, जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारे। ये जितना सारा आप देख रहे हैं ये पटना मतलब पाटलिपुत्र का दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे यात्री लोग आते हैं और यहाँ से तीर्थ यात्रा और ये सारा चीज देख कर जाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, वो समझते हैं। देखिए पटना इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए विख्यात है और एक पूजनीय स्थल इसलिए क्योंकि वहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है और ये स्थल को गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये सिख लोगों के लिए। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम देखने को मिलते हैं। तो देखिए प्राचीन ग्रंथों में कई सारा नाम देखने को मिलता है, जैसे कि प्राचीन ग्रंथ का मतलब समझिए जो पुराना ग्रंथ है, ठीक है, उसमें जैसे पुष्पपुर हो गया, कुसुमपुर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। हम यहाँ पर आपको पहले भी क्वेश्चन में बता दिए हैं, यही 3 नाम ज्यादा करके देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार आज का जो पटना है मतलब कि पाटलिपुत्र है वो महानगरों में बसे सबसे श्रेष्ठ नगर माने हैं। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं और कवि इसकी तुलना इंद्रलोक से की है और सरस्वती का गृह बताया है, मतलब सरस्वती जी का यहाँ पर घर बताया है। तो सोचिए कि जो कवि दामोदर गुप्त है वो कितना बड़ा श्रेय देते हैं पटना को, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पाठ के अनुसार कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो दोस्तों आपको हम बता दें इस पाठ के अनुसार लगभग 4 विदेशी यात्री का जिक्र होता है, जैसे मेघास्थनीज का होता है, फहान का होता है, हिनसोंग का होता है और इत्सिंग का होता है। ये 4 विदेशी यात्रियों का ज्यादा जिक्र हो रहा है इस पाठ में, तो ये पटना आए थे। अगर आपसे पूछे तो आप जरूर इसका आंसर लिखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो पाटलिपुत्र का जो प्राचीन महोत्सव था वो कौमुदी महोत्सव था। इसको शरद ऋतु में मतलब शरद काल में मनाया जाता था और इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था और इसमें जो वहाँ के लोग होते थे वो बहुत ही मतलब आनंद प्रिय होते थे, आनंद मग्न होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको गुप्त वंश के काल से मनाया जाता था। जिस तरीका से आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है उस तरीका से उस समय के डेट में प्राचीन
काल में पटना में ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो ये है हमारा प्राचीन महोत्सव। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय जो पाटलिपुत्र था वो कैसा नगर था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी जो रक्षा व्यवस्था थी काफी ज्यादा मजबूत थी और यह नगर काफी ज्यादा सुंदर था। लेकिन अशोक का साम्राज्य आते आते इसका वैभव और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और भी ज्यादा बेस्ट हो गया और अधिक समृद्ध हो गया। तो आप इस तरीका से देख सकते हैं। इस सारा चीज का आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो आपको हम बता दें, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि यह सरस्वती के गृह के रूप में जाना जाता था, जो पाटलिपुत्र नगर था। और यहाँ पर मतलब सरस्वती का गृह, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बात बोला जाता है कि सरस्वती जी डायरेक्ट यहाँ पर विराजमान करते थे। तो राजशेखर के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि यहाँ के ख्याति थे। मतलब उससे हमको ये पता चलता है कि वो महान यहाँ के ज्ञाता थे और यहीं पर रहकर डेवलप किए। तो इससे यह समझ में आता है कि प्राचीन समय में यह शिक्षा का महाकेंद्र था जो पाटलिपुत्र नगर था। आज के डेट में वो पटना के नाम से विख्यात है और प्राचीन समय में जितना भी बड़ा बड़ा आदमी निकला वो लोग यहां से निकला है ज्यादातर। ठीक है, तो ये हमको प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद समझ में आता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना जो था एक महान शिक्षा का केंद्र था। यहाँ से बहुत सारे विद्वान निकले हैं, जैसे कि पिंगल, पाणिनि, उसके बाद वररुचि, व्याधि, पतंजलि इत्यादि यहाँ से निकले हैं और बहुत बड़े बड़े उज्जवल भविष्य को लेकर आए हैं। तो इन्होंने पटना नगर को बहुत ही शिक्षा का महाकेंद्र बताया था, वो भी काव्य मीमांसा में, अपने काव्य में। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र नगर के बारे में क्या कहें? देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया, नाम लिखा गया है, आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, नगर होगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर के बारे में क्या कहा है? देखिए, भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र नगर बहुत बार आए थे। ठीक है, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र एक दिन बहुत बड़ा महानगर होगा, लेकिन इसमें कुछ समस्या भी होगी। जैसे यहाँ पर आग लगी की समस्या हमेशा रहेगी कि एक बैग कभी भी आग लग जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया यहाँ पर जल की भी समस्या रहेगी। एक तो आग लगेगा, दूसरा बार बाढ़ कभी भी आ सकता है, जो आज हम लोग को देखने को भी मिलता है। और तीसरा चीज उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कलह मतलब कि झगड़ा लड़ाई की भी समस्या बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने प्राचीन समय में बताए थे पटना के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र मतलब पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो देखिए, पटना में जो कौमुदी महोत्सव मनाया था शरत काल में मनाया जाता था और इस समय के डेट में गुप्त वंश के काल में ये मनाया जाता था। जैसे आज के समय में दुर्गा पूजा मनाया जाता है जितना धूमधाम से, उस समय के डेट में ये महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के काल में। और उसके बाद इस महोत्सव में बहुत लोग हमेशा आनंद मग्न रहते थे और बहुत खुश रहते थे। यही चीज कौमुदी महोत्सव के बारे में ये पाठ में हम लोग को देखने को मिलता है पाटलिपुत्र वैभवम में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में आप 5 वाक्यों में बताइए। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन रूपों का, जो भी प्राचीन रूपों का निरूपण है। ठीक है, और इसमें प्राचीन में जो परंपरा चलती थी उसके बारे में बात किया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और बहुत मजबूत थी। अशोक के समय आते आते जो पटना की जो रक्षा व्यवस्था है या सुंदरता है वो और भी ज्यादा समृद्ध हो चुकी थी और भी ज्यादा सही हो चुकी थी। और यहाँ बड़े बड़े कवि विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, वररुचि, यहाँ पर पतंजलि, ये लोग के बहुत ही अच्छी ख्याति थी। और यहाँ पर बहुत सारा स्थल भी विशेष रूप से वर्तमान है, जैसे कि यहाँ पर गोलघर, तारामंडल, संग्रहालय, न्यायालय, सचिवालय, ये सारा चीज, जैविक उद्यान और यहाँ पर मौर्यकालिक अवशेष, दार्शनिक स्थल, ये सारा चीज यहाँ पर विद्यमान है। तो 5 वाक्यों में इसका उत्तर
देना है तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से दे सकते हैं और आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो देखिए, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अधिक उत्कृष्ट थी और अशोक का समय आते आते यहाँ की जो व्यवस्था थी और भी ज्यादा समृद्ध हो गई थी। कवि राजशेखर लिखे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग थे, जैसे पाणिनि, पिंगल, यहाँ पर व्याधि, वररुचि, पतंजलि यहाँ पर ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो घूमने के स्थल हैं वो हैं, जैसे कि गोलघर हो गया, संग्रहालय हो गया, न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया और बहुत सारे दार्शनिक स्थल भी हैं। ये सब पाटलिपुत्र का एक वैभव के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है, इसलिए इसका नाम पाटलिपुत्र वैभवम रखा गया है। आपको सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन आंसर था सब कुछ क्लियर कर दिए। लगभग 33 से 34-35 क्वेश्चन इसमें आपको बता दिए। दोस्तों जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।